तो इस वजह से आपने इसको कंसेप्ट के लिए समझना है इस सॉफ्टवेयर को। अगर आप एक सॉफ्टवेयर पे काम करना समझ जाएंगे और अकाउंट्स की बेसिक्स को समझ जाएंगे, तो आप दुनिया के किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर को बड़े इजीली चला सकते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आपका जीमेल अकाउंट है, आपने जीमेल को सीख लिया कि जी ऐसे अकाउंट क्रिएट करना है, ये इसमें इनबॉक्स है या आउटबॉक्स है, ऐसे मेल कंपोज करनी है, सेंड करनी है। जब आपको जीमेल पे काम आ गया तो आप हॉटमेल पे भी अकाउंट बना सकते हैं, आप याहू पे भी अकाउंट बना सकते हैं, आप अपनी किसी कस्टमाइज मेल पे भी अकाउंट बना सकते हैं, सारों के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स तो मार्केट में अकाउंट्स के ढेरों हैं, और आने वाले दिनों में और ढेरों नए से नए सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आते रहेंगे। लेकिन वो जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे वो बेसिकली अकाउंट्स के रूल को ही फॉलो कर रहे होते हैं। और जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो होता है, ट्रायल बैलेंस वगैरह होते हैं, वही रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। उनका सिर्फ स्टाइल डिफरेंट होता है, इंटरफेस डिफरेंट होता है, एंट्री डालने की विंडो डिफरेंट होती है, लेकिन बेसिक रूल्स अकाउंट्स के ही वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस कोर्स को आपने क्विक बुक का कोर्स कम और अकाउंट्स का कोर्स ज़्यादा समझना, उसके हिसाब से अपने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आप लोगों को किसी कंसेप्ट की समझ ना आए, आप उस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। और इस क्लास के दौरान अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो राइज हैंड करे, और उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन होगा वो कर लेते हैं। चलो। ये स्क्रीन आ रही है ना सारों को? हेलो। हेलो। जी सर, आ रही है स्क्रीन। जी जी। जब ऐसे होता है कि जब हम अकाउंट्स में काम शुरू करते हैं ना, तो अकाउंट्स बेसिकली अकाउंटिंग एक जबान है, आ, खाता है, हिसाब किताब हमने रखना है। तो कोई भी जो बिजनेस होता है ना, पागल है। उसकी एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड उसके टर्म्स होती हैं कि वो बिजनेस कर क्या रहा है। ये टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी एक रिफ्रेश करने के लिए, एक ट्रेडिंग कंपनी होती है। ट्रेडिंग कंपनी जो होती है वो सिंपल सा उसका काम होता है, वो बना बनाया कहीं से सामान लेता है और आगे बेच देता है। जैसे कि दुकानदार होते हैं, कोई होलसेलर होते हैं, उसमें वो अपना मार्जिन रख रहे होते हैं। इसके अकाउंट्स किस तरह बनाने होते हैं उसको सीखेंगे। एक सर्विसेज कंपनी होती है जो कि सर्व कर रही होती है, वो कुछ बेचती नहीं है। जी जी। जी, आप थोड़ा सा। मगर नहीं था। अच्छा, जो सर्विसेज कंपनी होती है ना, सर्विसेज कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो सर्व करती है। जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इवन मैं हूँ, मैं आपको सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ। इसका जो कोई चार्ज कर रहे हैं, मैं कोई चीज़ तो नहीं बेच रहा ना, अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में चार्ज कर रहा हूँ। इसके बारे में हम सीखेंगे कि ये किस तरह करते हैं। तीसरी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो कि बड़ी कम्प्लेक्स होती है। ये मार्केट से मुख्तलिफ रॉ मटेरियल्स लेती है, उसको अपने प्रोडक्शन प्लांट में फिर प्रोसेस करती है, उसके ऊपर लेबर और इसके अलावा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ढेरों तरह के एक्सपेंसेस पड़ते हैं। और उन चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद वो एक नई चीज़ बना देती है, जिसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में फिनिश गुड कहते हैं। उसको फिर वो सेल करती है, और इसकी कॉस्टिंग हम सीखेंगे कि इसकी किस तरह कॉस्टिंग होती है, किस तरह उसमें रेट निकलेगा, किस तरह वो सेल होगी, किस तरह प्रॉफिट निकलेगा उसका, सॉफ्टवेयर में किस तरह उसकी सेटिंग करनी है हमने। और एक चौथी कंपनी होती है नॉन प्रॉफिट कंपनी, जो कि एनजीओ होती हैं। ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे होते, ये सिर्फ वेलफेयर का काम कर रहे होते हैं। इनको मुख्तलिफ लोग डोनेशंस दे रहे होते हैं, उसकी इनको पेमेंट आ रही होती है, और उसके अगेंस्ट जाके डिजर्विंग लोगों को मुख्तलिफ रीजन्स में पे कर रहे होते हैं। किसी को पैसे दे रहे होते हैं, किसी को कपड़े दे रहे होते हैं, किसी को खाना दे रहे होते हैं, किसी को शेल्टर दे रहे होते हैं। मुख्तलिफ तरीकों में आकर लोगों को सर्व आउट कर रहे होते हैं। इसके अकाउंट्स को हम सीखेंगे, क्योंकि इसमें सेल परचेज तो होती ही कोई नहीं है।
इसके भी हम अकाउंट सीखेंगे कि इसमें हमने किस तरह जो डोनेशन आ रही हैं उनको किस तरह ट्रीट करना है, और वो जो डिसबर्समेंट्स कर रहे हैं उसको हम किस तरह देखेंगे। इसके बाद कंपनीज आ जाती है मुख्तलिफ ओनरशिप के हवाले से। एक कंपनी होती है सोल प्रोप्राइटर, अकेला आदमी मालिक होता है, सिंगल पर्सन होता है, वो रजिस्टर्ड होता है और वो अपना बिजनेस कर रहा होता है। उसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो सारा उसी का होता है, जो लॉस होता है वो भी उसी का होता है। दूसरी किस्म सिंपल पार्टनरशिप आ जाती है, इसको टेक्निकल वर्ड में एओपी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस करते हैं और उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं वो उनके आपस में जो भी एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली उनमें डिवाइड हो रहा होता है वो। तीसरी कंपनी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कहलाती है। एसएमसी मतलब सिंगल मेंबर कंपनी। तो ये प्राइवेट लिमिटेड की एक किस्म है जिसमें सिंगल ओनर होता है, वो प्राइवेट लिमिटेड होती है, और दूसरी प्राइवेट लिमिटेड जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड और सिंपल पार्टनरशिप में फर्क ये होता है कि अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपके लाइबिलिटीज पे करने के लिए सिंपल कंपनी में आपके पर्सनल एसेट्स के ऊपर भी अटैक किया जा सकता है और उनको भी सेल करके आपकी लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हैं। जबकि प्राइवेट लिमिटेड में ये होता है कि आपकी बिजनेस लाइबिलिटीज बिजनेस एसेट्स तक ही लिमिटेड होती हैं। आपके बिजनेस एसेट सेल करके लाइबिलिटीज पे ऑफ होती हैं तो ठीक है, नहीं होती तो वहां पे खत्म, आपके डायरेक्टर्स के पर्सनल एसेट्स तक कोई हिट नहीं करता, कानून उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद अगली कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी आ जाती है। ये वो कंपनीज होती हैं जो कि स्टॉक मार्केट में जिनके शेयर्स ट्रांजैक्ट हो रहे होते हैं। ये पब्लिक को अपना कैपिटल देते हैं, लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो डायरेक्टर्स उसका जो परसेंटेज मुनासिब समझते हैं वो उनके अब शेयर होल्डर्स में डिवाइड करते हैं, जो कि डिविडेंड कहलाता है। ये एक बड़े लेवल की कंपनी होती है जिसमें अरबों रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट हुआ होता है। फिर अगली किस्म गारंटी लिमिटेड आ जाती है। गारंटी लिमिटेड जो होती है वो उसके जो प्रमोटर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं वो एक सर्टन अमाउंट एक गारंटी के तौर पे देते हैं कि ये अगर ये कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो हम इस अमाउंट में से इसकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। और वो जितनी उन्होंने गारंटी दी होती है उसके अकॉर्डिंगली ही फिर उसके एसेट्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रही होती है। इनमें ज्यादातर आपके क्लब्स होते हैं और स्पोर्ट्स क्लब्स हो गए, स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग्स हैं। ये गारंटी लिमिटेड किस्म की कंपनीज होती हैं। और इसके अलावा फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट के जितने भी महकमे हैं उनके अकाउंट्स जो होते हैं वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह के ही होते हैं जो तरह प्राइवेट कंपनी चल रही होती है। छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी में सिर्फ फर्क ये होता है कि बड़ी कंपनी में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं, अमाउंट ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उसमें वॉल्यूम ऑफ वर्क ज्यादा होता है, लेकिन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो होती है वो सेम होती है छोटी कंपनी में भी और बड़ी कंपनी में। अब ये जो अगली चीज है ये काफी समझने वाली है, अकाउंटिंग साइकिल जो होता है। मैनुअल अकाउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्चुअली जब भी कोई एंट्री होती है ना, ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन कहते हैं किसी भी पैसों के लेन देन के मामलात को, कोई ऐसी चीज जिसमें कोई पैसों का लेन देन हो। मिसाल के तौर पे आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग गए हैं अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, वहां पे जाके अपने फीस पे की तो वो ट्रांजैक्शन हो गई। आप लोग मार्केट गए हैं कोई चीज खरीदी तो ट्रांजैक्शन हो गई। अब ये जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है ना, इस ट्रांजैक्शन में हमेशा दो अकाउंट्स होते हैं जो इफेक्ट होते हैं, और उन दो अकाउंट्स में से एक अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट हो रही। तो उस ट्रांजैक्शन को लिखने का जो बुक है, जिस अकाउंटिंग की जिस बुक में उस ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है वो जर्नल कहलाती है। नंबर वन पे जर्नल। फिर वो जो दो अकाउंट्स होते हैं वो आगे फर्दर अपने अकाउंट्स में उसकी एंट्रीज जाती हैं, उसको लेजर कहते हैं। फिर तीसरे स्टेप में ट्रायल बैलेंस आ जाता है जो कि उन अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस होता है। और उस ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स में से फिर हम इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट को लेके प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, और लाइबिलिटीज इक्विटी और एसेट्स के अकाउंट को लेके बैलेंस शीट बनाते हैं। खैर ये चीजें अभी जो मैंने आपको बताई हैं, आगे डिटेल में आएंगी, लेकिन जहां बताने का सिर्फ ये मकसद था कि हम जो पहले स्टेप पे ये जर्नल में जो एंट्री कर रहे होते हैं ना,
उसका इफेक्ट ये अगले चारों स्टेप्स में जा रहा होता है। लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट उसकी बेस पे ही बन रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर ने हमारा ये काम बड़ा आसान कर दिया। उसने क्या किया, उसने आपको एक ऑप्शन दी, उसने आपको कहा कि यार आप ये जर्नल में जस्ट एंट्री डालें, अगले चार स्टेप जो है मैं खुद ही कर। उसको पता है कि ये जो एंट्री डाली है इसके इफेक्ट कहाँ कहाँ जाना है। वो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, हर एंट्री के ऊपर आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तक वो बना रहा होता है। तो यहाँ से हमारा सॉफ्टवेयर पे जब हम काम करते हैं तो हमारी एक तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ जाती है, दूसरा हमारे काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और रिलायबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। हम जस्ट जर्नल में एंट्रीज डाल रहे हैं, स्टार्ट में हमने एक उसकी सेटिंग कर ली, फिर मुख्तलिफ जर्नल्स में हम एंट्री डालते गए और ऑटोमेटिकली हमारी रिपोर्ट्स तैयार होती जा रही हैं। जब सॉफ्टवेयर में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये कितना मज़े का काम हो रहा है। इसके बाद आ जाती है जी ट्रांजैक्शन। अब जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें कौन से अकाउंट्स होते हैं? अकाउंट्स की जो बेसिक्स होती है ना, वो ये पांच हेड्स होते हैं। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल या इक्विटी, एक ही चीज के दो नाम हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। ये जो पांच मेन हेड्स हैं, दुनिया का कोई भी आप बिजनेस ले लें, छोटे लेवल का ले लें या बड़े लेवल का ले लें, इवन जो कंपनी अरबों खरबों रुपए में भी ट्रांजैक्ट कर रही है, या एक छोटे से छोटा बिजनेस जो कोई रेडी लगा के भी बैठा हुआ है, उसके अकाउंट्स इन पांच हेड्स में ही घूमते हैं। छठा हेड ना कोई आज तक इजाद हुआ है और शायद आने वाले दिनों में कोई इजाद होगा भी नहीं। और ये जो पांच हेड्स होती हैं इनका सीक्वेंस भी हमेशा यही यही होता है, हमेशा इसी तरतीब से ये आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप इनकम को पहले नंबर पर कर दें, लाइबिलिटीज को पांचवें पे कर दें, इनकी तरतीब खराब कर दें। इसी तरतीब से हमेशा लिखे जाएंगे। एसेट्स नंबर वन होते हैं, लाइबिलिटीज नंबर टू, कैपिटल या इक्विटी नंबर थ्री, इनकम फोर और एक्सपेंस फाइव। इसका जो डेबिट और क्रेडिट का ट्रेंड होता है ना, वो बड़ा इजी है समझना। छोटी सी एक बात है, ये जो नंबर वन एसेट है और नंबर फाइव एक्सपेंस है, ये हमेशा इंक्रीज होने पे डेबिट होते हैं। इतनी सी टिप से आप बाकी टेबल खुद ही कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इंक्रीज होने पे ये डेबिट है तो डेफिनेटली डिक्रीज होने पे क्रेडिट है ये। और ये जो बीच वाले तीन अकाउंट्स हैं, लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम, ये इनके रिवर्स चलते हैं। ये इंक्रीज होने पे क्रेडिट है और डिक्रीज होने पे डेबिट है। इस टेबल को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से दो चार ट्रांजेक्शन्स में आपको खुद ही याद हो जाता है कि ये डेबिट क्रेडिट क्या ट्रेंड चलेगा। ये जो नीचे मैंने टिप्स टू रिमेंबर दी टेबल है, ये यही चीज आप इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। ये चीज अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसमें एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बिहेवियर ऑफ अकाउंट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो एक्सपेंस, ये जो नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री अकाउंट्स है ना, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये तीन अकाउंट्स जो होते हैं ना, ये आपके कहलाते हैं रियल अकाउंट्स। यानी कि जब तक बिजनेस चलता है ये अकाउंट्स चलते रहते हैं। आपके पास आपकी एसेट्स में पड़ी हुई हैं, आपकी मशीनरी पड़ी हुई है। अज्यूम करें कि आज 30 जून आ जाता है, अगले दिन 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई को इन्हीं का बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। ये रियल अकाउंट्स होते हैं, जब तक बिजनेस चलता है ये एसेट्स भी चलते रहते हैं, ये अकाउंट्स भी चलते रहते हैं और इनके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। इन अकाउंट्स में से हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने एक काम शुरू किया, मैं एक मशीनरी लेके आया, किसी से मुझे मशीनरी मिली 10 लाख रुपए की। मेरी जेब में थे 7 लाख रुपए, मैंने उसको 7 लाख रुपया दिया और 3 लाख का उधार कर लिया। तो जो 7 लाख मैंने दिया वो मेरा कैपिटल है, 3 लाख मेरी लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स मेरे 10 लाख हैं। तो यानी कि कैपिटल जमा लाइबिलिटीज जितना भी टोटल आएगा एग्जैक्ट उसके बराबर आपके एसेट्स होंगे, उनमें फर्क नहीं होगा। इसके बाद इस चीज को कहते हैं बैलेंस शीट, इस रिपोर्ट को। नेक्स्ट हम आ गए इनकम और एक्सपेंस। ये नॉमिनल अकाउंट्स या टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है जी, आपका एक्सपेंस है, बिजली का बिल आपका आ गया एक महीने का 10,000 रुपए का, दूसरे का 15,000 रुपए का, तीसरे का 25,000 रुपए का। साल का आपका बिल इकट्ठा होके बन गया 2 लाख रुपया।
अब जून के बाद जब जुलाई अब नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे ना, तो इसका बैलेंस बिजली के बिल का जीरो हो जाएगा। फिर जुलाई में फिर अब जीरो से स्टार्ट हो जाएंगे, वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। इसलिए इनको नॉमिनल या टेम्परेरी अकाउंट्स कहा जाता है। इनकम से रिलेटेड भी ऐसे, आपकी सेल्स है, आपने एक महीने में सेल की है 5 लाख रुपए की, दूसरे महीने में 6 लाख की, तीसरे में 8 लाख की, पूरे साल की आपकी टोटल इकट्ठी होगी, फर्ज करें 60 लाख रुपया, तो वो 60 लाख रुपया जून में जीरो हो जाएगा, जुलाई में फिर जीरो से सेल स्टार्ट हो जाएगी। ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। और ये क्यों होते हैं, ये आगे जब हम रिपोर्ट्स बनाएंगे तो इसमें ये चीजें फर्दर क्लियर होंगी आपको। चलो, नेक्स्ट अब हमने जो पढ़ा है, इसको हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ रहे हैं। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था जी एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स एवरीथिंग विच अ बिजनेस ओन्स। आपके बिजनेस में जो भी चीज पड़ी हुई है वो आपका एसेट है, आपके ऐसा सा चाहते हैं। इसकी सब कैटेगरीज होती हैं। एक पहली कैटेगरी होती है क्विक एसेट्स, या लिक्विड एसेट्स, या फ्लोटिंग एसेट्स। एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है, जिस मर्जी नाम से किसी किताब में लिक्विड एसेट्स लिखा होगा, किसी जगह पे फ्लोटिंग एसेट्स पढ़ेंगे, किसी जगह पे क्विक एसेट्स पढ़ेंगे। ये जो अमेरिकन हैं और ब्रिटिश हैं, इनकी इंग्लिश में भी फर्क है, और इनकी भी मुख्तलिफ किताबों में एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम मिलेंगे आपको। क्विक एसेट्स जो होते हैं, ये एसेट्स होते हैं विच कैन बी रियलाइज्ड इन कैश इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि बहुत से कम अरसे में, 2-4 दिनों में या एक हफ्ते में आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे एसेट्स को, उनमें क्या होता है, नंबर 1 तो आपका खुद कैश इन हैंड होता है। कैश एट ऑफिस, आपका जो परचेजर होता है उसके पास कैश होता है, या जो आपका फ्रंट डेस्क ऑफिसर होता है उसके पास कैश पड़ा होता है। ये आपका कैश जो होता है, क्विक एसेट होता है। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट्स होते हैं, जो पैसे मैंने एबीसी बैंक या XYZ बैंक वगैरह लिखा हुआ, आप निज़ाम बैंक कर लें या लाइट बैंक कर लें, एमसीबी कर लें, आपके बैंक अकाउंट्स भी आपके क्विक एसेट्स होते हैं। जब फौरी तौर पे जब मर्जी उनमें पैसे निकलवा लें, उसमें जमा करवा दें। फिर तीसरी चीज आ जाती है अकाउंट रिसीवेबल्स। ये आपके कस्टमर्स होते हैं जिनको आप सेल कर रहे होते हैं। आपका कस्टमर वो होता है जिसको आप इन्वेंट्री सेल कर रहे हो। मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है ना, इसके ऊपर ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये जो लैपटॉप जो मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरा एसेट है। मेरा बिजनेस लैपटॉप का नहीं है, लेकिन जिससे मैंने लैपटॉप खरीदा था उसका बिजनेस था। उसने जब सेल किया, वो अपनी सेल डालेगा। मैं जब सेल करूंगा, मैं अपनी सेल नहीं डालूंगा, अगर कभी मैं इसको जब कभी सेल करूंगा। तो ये चीज होती है कि कस्टमर आपका वो होता है जिसको आप अपनी इन्वेंट्री सेल कर रहे हो। तो ये आपके जो रिसीवेबल्स होते हैं, वो भी आप बड़ी जल्दी 2-4 दिनों में, हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ रिकवरी आप उनसे कर लेते हैं। ये भी क्विक एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर चौथी कैटेगरी आ जाती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आपके प्राइस बॉन्ड्स हैं, आपके शेयर्स हैं, आपके कोई और ऐसे एसेट्स हैं जो कि आपने किसी जगह पे डिपॉजिट्स करवाए हुए हैं, वो भी आप फौरी तौर पे 2-3-4 दिनों में उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्विक एसेट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आगे जनाब, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपके वो वाले एसेट्स होते हैं जिनको आप एक साल से पहले पहले कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें नंबर 1 आपकी इन्वेंट्री है, स्टॉक है। इन्वेंट्री या स्टॉक वो चीज होती है जिसका बिजनेस कर रहे हैं, जिसकी आप सेल परचेज कर रहे हैं। विद होल्डिंग टैक्सेस होते हैं। आप गए, आपने कोई चीज सेल की अपने कस्टमर को 1 लाख रुपए की, कस्टमर उसमें से 5.5% टैक्स काट के आपको 94,500 पे करेगा। तो 5,500 रुपया जो उसने काट लिया, वो आपका गवर्नमेंट की तरफ एडवांस टैक्स है, जो कि आपने एक साल में एडजस्ट करवा लेना है गवर्नमेंट से। वो विद होल्डिंग टैक्स कहलाता है। ये भी आपके करंट एसेट्स होते हैं जो कि एक साल से पहले पहले कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसके अलावा आपके एम्प्लॉय एडवांसेस होते हैं। किसी भी कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं, उन्होंने कंपनी से कोई एडवांसेस लिए होते हैं, वो भी आप उनसे 2-4-6 महीने में रिकवर कर लेते हैं। फिर आपको होता है कभी 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का रेंट एडवांस दे दिया, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता कि एक साल से ज्यादा चाहिए। इसलिए ये सारे इस तरह के अकाउंट्स होते हैं, करंट एसेट्स में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं, ये वो एसेट्स होते हैं मूवेबल, जिनको आप एक से दूसरी जगह ले जा सके, जो कि एक साल से ज्यादा टाइम तक आपके लिए आपके पास रहते हैं। इसमें आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर है। फर्नीचर मतलब जो भी आपकी कुर्सी मेज टेबल वगैरह ऑफिस में पड़ी हुई है। ऑफिस इक्विपमेंट है, जिसमें आपके एसी आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, डिस्पेंसर आ गया,
मुख्तलिफ किस्म की चीजें, ये नीचे इनका कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन ही है, मतलब इन चीजों के ऊपर हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन होता है जिसमें उस एसेट की वैल्यू वक्त के साथ साथ कम हो रही होती है। आपने आज एक टेबल खरीदी है 2024 में, आप उसको 10 साल इस्तेमाल करते हैं, 2034-35 में जाके बेचेंगे। तो आज अगर आपने खरीदी थी वो टेबल 20,000 रुपए की, तो वो उस वक्त 20,000 की तो नहीं बिकेगी, वो तो कम वैल्यू की बिकेगी। तो वो जो डिफरेंस होता है वो पहले से अंदाजे से उसको डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं, उसमें एक्सपेंस डाल रहे होते हैं, इसकी वैल्यू कम होनी है। फिर तीसरा अकाउंट आपका मशीनरी आ जाती है, फैक्ट्री की मशीनरी, जो कि वो भी लॉन्ग टर्म के लिए आपने खरीदी होती है। फिर इसके अलावा आपके व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिलें, आपके बिजनेस जो ओन करता है। इसके अलावा आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होते हैं, जिसमें नंबर वन तो आपका जो भी अपने प्रिमिसेस रेंट पे लिया होता है उसका आपने रेंट दिया होता है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ एजेंसीज को या मुख्तलिफ पार्टियों को हो सकता है आपने कुछ सिक्योरिटीज दी हों, जो कि जब तक आपका बिजनेस चलता है आपकी सिक्योरिटीज चल रही होती है। ये भी आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। चौथी कैटेगरी आ जाती है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपके इमूवेबल एसेट्स होते हैं, जिनको आप मूव नहीं कर सकते, विच कुड बी रियलाइज्ड इन कैश आफ्टर 1 ईयर। यानी कि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स एसेट्स, इनमें फर्क ये हुआ कि लॉन्ग टर्म को आप मूव कर सकते हैं, एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, रहता वो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए। फिक्स एसेट्स फिजिकली फिक्स होता है, जिसमें आपकी जमीन है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग, वो भी एक जगह पे फिक्स है, आप उसको मूव नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका हैवी प्लांट एंड मशीनरी है, जैसे रेलवे है तो उन्होंने पटरियां लगाई हुई हैं, वापडा के मुख्तलिफ पावर हाउसेस मुख्तलिफ जगह पे हैं, ग्रिड स्टेशन लगे हुए हैं, उनको मूव करके आप एक दो जगह, एक से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते। वो भी सारे आपके फिक्स एसेट्स में आते हैं। इसके अलावा आपके फिर पांचवी कैटेगरी एसेट्स की आ जाती है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल्स जिनको आप छू नहीं सकते। इनमें नंबर वन आपकी गुडविल होती है। गुडविल मतलब आपकी साख बिजनेस की। आपके ट्रेडमार्क्स होते हैं, आप किसी चीज का ट्रेडमार्क ले लेते हैं। जैसे आप लोगों के पास मोबाइल होगा सैमसंग का, तो सैमसंग ने एक ट्रेडमार्क लिया हुआ है कि भाई ये नाम मेरा है। कोई और बंदा मोबाइल बनाएगा तो वो नाम सैमसंग नहीं रखेगा, ये मेरा नाम फिक्स हो गया। वो ट्रेडमार्क होता है। कॉपीराइट्स होते हैं, कॉपीराइट्स आपके कोई राइटिंग्स वगैरह आप करते हैं, बुक वगैरह पब्लिश करते हैं, उसका होता है कि भाई इसकी कोई कॉपी नहीं मारेगा। पेटेंट्स होते हैं आपकी प्रोडक्ट्स के, फार्मूला है कोई, वो फार्मूला कॉपी नहीं करेगा। रॉयल्टीज होती हैं। रॉयल्टीज नॉर्मली आपकी चीजें, जैसे बलूचिस्तान वाले रॉयल्टी लेते हैं कि जी सुई गैस यहाँ से निकलती है तो आप हमें उसकी पेमेंट करें। इस किस्म की चीजें, ये भी सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड कैटेगरी आ गई जनाब लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज होती हैं जो हमारा उधार होता है, हमने लोगों से उधार पैसे लिए होते हैं बिजनेस में। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज जो हैं, ये लाइबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन 1 ईयर, जो 1 साल से पहले पहले आप पे ऑफ कर देते हैं, ये करंट लाइबिलिटीज होती है। इनमें आपके अकाउंट्स पेएबल इनमें आपके अकाउंट्स पेएबल या वेंडर्स होते हैं, जिनको आप बेच रहे होते हैं अपनी स्टॉक जिनसे आप परचेज कर रहे होते हैं ना सामान, वो आपके वेंडर्स होते हैं। जाहिर है उधार पे ले रहे होते हैं, उधार भी चल रहा होता है, उनको भी आप कुछ अरसे में 15-20 दिनों में, महीने में पे बैक कर रहे होते हैं। वो आपकी करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। इसके अलावा आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, टेलीफोन का बिल है, ये आप यूज कर रहे होते हैं और पे आप बाद में कर रहे होते हैं। ये भी आपकी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। सैलरीज होती हैं, अभी ये मई का महीना चल रहा है तो सैलरी सिक्योर हो रही है, जब मई एंड होगा तो जून के स्टार्ट में जाके पेमेंट करेंगे, तो वो एट द टाइम ऑफ सर्विस जब आप ले रहे होते हैं तो वो कंपनी को लाइबिलिटी पड़ रही होती है। इसके अलावा छोटे मोटे लोन होते हैं, क्रेडिट कार्ड आपने चार्ज कर लिया, कोई और चीजें बैंक से छोटा मोटा लोन ले लिया, वो भी जो आपने 1 साल से पहले पहले पे करते हैं, वो शॉर्ट टर्म लोन्स कहलाते हैं। इसके अलावा अगली इसकी किस्म लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो है, उनमें आपके लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। आपने गाड़ियों का लोन लिया हुआ है, आपको वैसे बिजनेस के लिए लोन लिया हुआ है लंबे 5 साल का, 10 साल का। ये आपके लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए चलते हैं।
तीसरी कैटेगरी आपकी आ जाती है इक्विटी या कैपिटल। इक्विटी या कैपिटल वो अमाउंट होती है जो कि बिजनेस के ओनर ने खुद से इन्वेस्ट की होती है। इसकी दो सब कैटेगरीज होती हैं, एक शेयर कैपिटल होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, पार्टनर ए बी सी वगैरह आप रख लें, और एक ओनर ड्राइंग्स होती हैं। हमारा कैपिटल नेट का सच में रीड कितनी खड़ा है। भाई इररेलेवेंट बातें ना कोई करे, अपना माइक ऑफ करें और बातें करनी है। ओनर ड्राइंग्स है। शेयर कैपिटल वो पैसे जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, और ओनर ड्राइंग वो पैसे जो ओनर बिजनेस से निकाल रहा है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर जो होता है उसकी सैलरी बिजनेस में नहीं होती, वो जो भी वहां से निकालता है वो उसकी ड्राइंग्स होती हैं। वो पैसे निकाल ले अपने बिजनेस में से, कोई चीज घर ले जाए, कोई कुर्सी मेज उठा के ले जाए, इन्वेंट्री ले जाए, वो जो भी अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है वो उसकी ड्राइंग्स कहलाती है। और तीसरी कैटेगरी प्रॉफिट एंड लॉस है, वो भी इक्विटी की भी कैटेगरी आती है कि आपने अर्न क्या किया या लॉस क्या आया। जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे होते हैं या लॉस कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट आपके कैपिटल को हिट कर रहा होता है और उसको इफेक्ट कर रहा होता है। चौथा हमारा अकाउंट आ जाता है इनकम का। इनकम जो होती है, इनकम की दो सब कैटेगरीज होती हैं, एक सेल्स है, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स है। आपने 10,000 रुपए वाली चीज या 1,000 वाली चीज 1100 में बेची, तो 1100 रुपये आपकी सेल है, 1,000 रुपये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल के यानी जो आपने सेल किया वो कॉस्ट क्या करती थी, आपने खरीदी कितने की थी, और इसका जो डिफरेंस है 1100 माइनस 1,000, 100 रुपया, वो आपका प्रॉफिट है। सेल्स की आप सब कैटेगरीज बना सकते हैं, कोई लोकल सेल है, कोई एक्सपोर्ट है, किसी को आपने डिस्काउंट दे दिया। वो अदर इनकम होती है, अदर इनकम बिजनेस में होती है छोटी मोटी, आपने कोई स्क्रैप सेल कर दिया, या वैसे कोई चीज एक्सेस पड़ी हुई थी, कोई टेबल खराब हो गई थी, आपने कहा चलो यार कबाड़िए को उठवा दो, वो हो गई। वो इस किस्म की अदर इनकम होती है, वो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन आ जाती होती है। नंबर 5 हमारी पांचवी और आखिरी कैटेगरी आ गई एक्सपेंसेस की। एक्सपेंस जो होते हैं इसके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेन हेड्स नहीं होते। जिस तरह का बिजनेस होता है वहां पे जिस तरह के एक्सपेंस हो रहे होते हैं उसकी कैटेगरीज वो बन जाती हैं। लेकिन फिर भी जो कॉमन कैटेगरीज बिजनेस में चलती हैं उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है, जिसमें आपका रेंट है, यूटिलिटीज हैं यानी बिजली गैस के बिल हैं, सैलरीज हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी। फिर कुछ एक्सपेंस होते हैं जो सेलिंग से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कैरेज आउटवर्ड होती है। कैरेज आउटवर्ड होती है जो सामान आप सेल कर रहे होते हैं ना, उसके ऊपर जो आपकी गाड़ी जा रही है उसके ऊपर जो कैरेज आपका खर्चा आ रहा है, वो सेल्स कमीशन आप दे रहे होते हैं, सेलिंग स्टाफ को ट्रेवलिंग वगैरह के अलाउंसेस दे रहे होते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो रहा होता है, कोई सेल के ऊपर डिस्काउंट दे रहे होते हैं, ये सारे सेलिंग से रिलेटेड है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, इसमें आपके बैंक चार्जेस होती हैं, आपका इंटरेस्ट होता है, और इसके अलावा कुछ जनरल एक्सपेंस होते हैं जिसमें को आपकी रिफ्रेशमेंट आ गई, लोडिंग अनलोडिंग आ गई, और फिर कभी कभार कुछ छोटे मोटे खर्चे होने वाले मिसलिनियस एक्सपेंस में या जनरल एक्सपेंस में आपकी चीजें जाती हैं। ये मेन हेड्स को आपने अच्छी तरह समझ लेना है, और जो ऊपर अकाउंटिंग कंसेप्ट दिए हुए हैं इनको आपने एक दफा गो थ्रू कर लेना है। यही आपकी बेसिस है, यही बेसिक आगे चलेगी, और सारी असाइनमेंट्स इसी के ऊपर ही बेस करेंगी। अगर यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे आपको असाइनमेंट्स प्रॉब्लम करेंगी। इसमें किसी की अगर कोई क्वेरी हो तो वो मुझे पूछ सकता। अस्सलाम वालेकुम और सर, क्या हाल चाल है। शुक्र अल्लाह मुझे का। बताइए, एक जो क्वेश्चन था, आपने फिक्स एसेट्स में अकोमुलेट डेप्रिसिएशन ऐड की हुई है, हम्म। हाँ उसको जी। जरा एक्सप्लेन ये कीजिएगा। इसी का कंट्रा अकाउंट होता है। ये लॉन्ग टर्म जो होता है ना कंट्रा, मतलब उसका रिवर्स अकाउंट होता है। ये फर्नीचर एंड फिक्सचर है, इसका जो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है ये उतनी देर तक चलेगा जब तक वो फर्नीचर आपके पास पड़ा हुआ है। चलिए और चलिए, जब ये जी। फर्नीचर आप खरीदेंगे उसी वक्त ये अकाउंट भी साथ उसके क्रिएट हो जाएगा। ये इसी का कंट्रा अकाउंट होता है, इसी की कैटेगरी होती है ये। ठीक है। नो।
अच्छा, इसमें आगे एक लाइबिलिटीज होती हैं जो कंटिजेंसीज होती हैं हमारी बिजनेस की। कंटीजेंसी उनकी- लाइबिलिटी जो होती है ना, कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। वो तो हम अंदाजे से डाल रहे होते हैं। फर्ज करें कि हमारा कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो वो फैसला तो हम्म पता नहीं ना हमारे हक में होगा कि नहीं होगा। अगर हमारे खिलाफ फैसला हो गया, हमें वो डस पड़ गई, तो तब होता है कि जी हम्म हाँ, वो हमें ये लाइबिलिटी पड़ सकती है। तो वो उसको बैलेंस हम्म शीट एज ए नोट के तौर पे, फुट नोट के तौर पे शो कर दिया जाता है कि जी हमारे इतने डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। लेकिन जब तक वो हम्म आपके खिलाफ फैसला आ नहीं जाता, तब तक तो आप उसको अकाउंट्स में नहीं ले सकते कि हमारा जो लॉस है। मुमकिन है आप केस जीत भी जाएं। ठीक है। और इसके कंटिजेंट एसेट्स होते हैं, उनको भी हम वो भी इसी तरह फुटनोट ही में है। ही कंटीजेंट लिखते एसेट्स जो होते हैं, कंटीजेंट एसेट्स जो होते हैं, वो आपने क्लेम किए होते हैं, लेकिन वो भी डिस्प्यूटेड होते हैं जब तक कि वो आपको मिल नहीं जाते। अगर डिस्प्यूट में आप विन करके आपको एसेट्स मिल गए, तो आप उनको शो कर देंगे। नहीं मिले, आपसे हाथ से गए तो गए, फिर आप उसको नहीं शो करेंगे। वैसे नॉर्मली जी हम ये मेंशन करते हैं, हाँ, उसको मेंशन कर देते हैं। लाइक जैसे उसको हमारी नीचे बोर्ड फुट ऑफ उसको नीचे फुट नोट में मेंशन कर देते हैं हम। जी। उसको फुट नोट में मेंशन कर देते हैं, कंटीजेंट एसेट्स को भी, कंटीजेंट लाइबिलिटीज को भी। वो जब तक मटेरियलाइज ना हो, वो एसेट्स का हिस्सा नहीं होता, आपकी अकाउंट्स का हिस्सा होता है। ये अभी जूम का फ्री वर्जन है, और इसका 40 मिनट का टाइम होता है, इसने अभी बंद हो जाना। तो फर्दर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो होगा ना, नेक्स्ट क्लास अब हमारी ये मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हुआ करेगी शाम 8 बजे। नेक्स्ट अभी आपने नेक्स्ट ये करना है कि सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद फिर इसमें ये सारे काम शुरू करने हैं। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जरा अब सभी कैंडिडेट्स से कहें कि अपना वीडियो और माइक ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो बंद रखा करें। वीडियो तो खैर चलो चलती रहे, कुछ नहीं, लेकिन ये है कि जो इररेलेवेंट बातें हैं वो बीच में नहीं होनी चाहिए, कोई और आवाजें आ रही होती हैं, उनको जरा वो अवॉइड आ करें, गया क्योंकि वो डिस्टर्ब करती हैं। बैठे हुए बाकी वीडियो जो होती है, वीडियो भी आप, जरूरत थोड़ी होती है, पर तो वो स्क्रीन शेयर होती है, जो लेक्चर चल रहा होता है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्लास हमारी है मंडे को इंशाल्लाह।